चलिए सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है। चलिए आर्टिकल नंबर आपका जो 76 है, इसका संबंध जो आपका है वो किससे है। तो आप कहेंगे सर भारत का जो महान्यायवादी है ना, भारत का जो आपका महान्यायवादी है, अर्थात यहाँ पर जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 80 नंबर है, राइट हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर आपका 76 है। दोस्तों आगे एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सर्वोच्च जो कानून अधिकारी होता है कौन होता है। तो भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, तो ये महान्यायवादी ही होता है, याद रखिएगा, है ना। भारत सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार होता है ना, और इसके प्रथम वकील आपके होते, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे आपके अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट मणि, है ना। कौन, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा आर वेंकट रमणी, इसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 को इनको 3 साल के लिए, है ना, इनको ये पद सौंपा था। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों का मनोनयन करते हैं जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव होता है। चलिए यहाँ पर देना है, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर साहित्य का ज्ञान हो, यहाँ पर विज्ञान का ज्ञान हो, यहाँ पर कला का ज्ञान हो, समाज सेवा भी आपका हो। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी बनेगा। याद रखिएगा 1, 3, 4, 5 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। साहित्यिक, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, विशेष ज्ञान या अनुभव, है ना, इनके लिए आपका होता है। जो कि देखा जाए तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है ना। 238 आपके जो होते हैं वो आपके राज्यों से, और बाकी बच्चे भी जो होते हैं, है ना, वो आपके केंद्र शासित से होते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यता जो आपकी संख्या है वो कितनी होती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा 552, है ना। कितना हो जाएगा, 552, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो बात कही गई है वो आपके आर्टिकल नंबर आपका 81 में यहाँ पर कहा गया है, याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ से देखा जाए तो आपके जो 530 होते हैं वो आपके केंद्र जो राज्यों से होते हैं, और बचे हुए जो आपके 20 से आपके होते हैं वो आपके किससे, तो आपके मतलब जो और होते हैं वो आपके निर्वाचित होते हैं, एक प्रकार से कह रहे हैं केंद्र शासित से होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राज्यसभा में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है। देखो यहाँ पर न्यूनतम आयु दिया गया है और न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक भी होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी बात आपकी है आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 5 साल है, 6 वर्ष है, 3 वर्ष है, या इसे भंग नहीं किया सकता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो आप कहेंगे सर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अब यहाँ पर जो आपकी किताब है उसमें सुधार कर लीजिएगा, उसमें उन्होंने यहाँ पर डी दे दिया है। जब कार्यकाल दिया है तो आप कहेंगे 6 वर्ष होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो सदस्य होते हैं आते रहते हैं जाते रहते हैं। अगर ये होता कि भैया हम स्थगन किसका नहीं कर सकते हैं, है ना, तो हम लोग कह देते कि इसे भंग नहीं किया सकता है। बाकी मेन देखा जाए तो 6 वर्ष के लिए आपके होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनकी जगह नए सदस्य का आवागमन आपके होता रहता है। बाकी भंग की बात करते तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, इसको हम लोग भंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लोकसभा, है ना, संविधान में लोकसभा जो आपकी है उसकी संरचना को उल्लेख किया गया है। अब आपको बताना है कि जो लोकसभा आपका दिया गया है वो किस आर्टिकल में आता है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए फिर बता डालिएगा जल्दी जल्दी। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए एक ट्रिक लिख लीजिएगा, सरला। क्या लिख देंगे, सरला। सरला से आपको याद रहेगा कि सर अगर सा से बात होती है तो ये सांसद होते हैं। क्या होते हैं, सा से हो जाएगा 79, है ना, 79 जो आपका है सा से सरला, और ये हो जाएगा संसद, ठीक है, संसद, है ना, 79 में आता है। रा से अगर पूछे तो रा क्या होता है, तो रा आप कहेंगे सर 79 के बाद 80 आता है, और 80 से आएगा राज्यसभा, क्या आएगा, राज्यसभा आएगा। और ला से क्या आ जाएगा, तो 80 के बाद आता है 81, तो 81 हो जाएगा क्या, तो 81 हो जाएगा आपका क्या, तो आप कहेंगे सर लोकसभा हो जाएगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा कि सरला में से सा मतलब हो गया कौन सा, संसद, रा मतलब हो गया राज्यसभा, और ला मतलब हो गया क्या, लोकसभा। और सा से स्टार्टिंग है अर्थात 79, फिर 80, फिर 81, ये क्रम आपको याद रखना है, सरला, है ना।
तो आंसर क्या हो गया है यहाँ पर 108 नंबर का जवाब देखिए आप सभी का। अब तो आप लोग दे ही सकते हैं, है ना, अब तो आप लोग दे ही सकते हैं। आप कहेंगे इससे अच्छा क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका लोकसभा है वो आपकी किस में हो जाएगा, 81 में हो जाएगा। यहाँ पर 79 जो आपका दिया गया है वो आपका संसद हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 80 क्या है, तो 80 क्या हो जाएगा, यहाँ पर राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है। 312 का जो संबंध है वो आपके है किससे। देखा जाए तो 109 का जो ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर, अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन होता है वो अनुच्छेद 312 के तहत होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे राज्यसभा का किसके बारे में है, 80 के बारे में है। बस आपको जो ट्रिक बताया सरला, है ना, याद रखिएगा। सांसद, फिर यहाँ पर राज्यसभा, फिर लोकसभा, 79, 80 और 81, है ना, ये बिल्कुल क्रम से याद रखना, कभी भूलोगे नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे कि हम पहले लोकसभा करें राज्यसभा, सरला याद रखना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 111 है और आपसे कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में कितने कथन आपके असत्य दिए गए हैं। यहाँ पर देखो असत्य की बात कह रही है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। 79 संविधान संशोधन 1960 के तहत राज्यपाल, है ना, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। देखा जाए तो आपसे ये संविधान संशोधन में गड़बड़ी है। 79 संविधान संशोधन 1960 का संबंध, तो आप कहेंगे सर यही वाला आपका गड़बड़ है। कौन सा, ये वाला आपका गड़बड़ है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी गलत दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। तो ये संशोधन आपका किया गया था 7वां संशोधन। कौन है, 7वां संशोधन। ये 7वें संशोधन के तहत हुआ था कि अगर एक व्यक्ति है उसको अधिक से राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, इसलिए ये आपका क्या है, गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ हो गया है। बाकी संविधान का अनुच्छेद 152 में राज्यपाल पद का प्रावधान है। तो आप कहेंगे सर असत्य पूछा गया था, तो असत्य यही सर आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से राज्यपाल को संविधान व विधि की शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को विधि की जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, यहाँ पर 112 नंबर में। तो भैया ये जो आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है ना, हाई कोर्ट की बात हो रही है। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ क्या करता है, दिलवाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, उपयुक्त प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अभी हमने बताया कि आपका ये 7वां संविधान संशोधन था, है ना, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इस संविधान में ये जोड़ा गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति है जो राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, राज्य के राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। तो देखो यहाँ पर कार्यपालिका की शक्ति, व्यवस्थापिका की शक्ति, वित्तीय शक्ति, लेकिन ये जो सैन्य शक्ति है, सैन्य शक्ति ये आपके राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल नियुक्त होने के लिए आर्यता का उल्लेख किया गया है। देखा जाए तो राज्यपाल की आर्यता होती है 157 के तहत, है ना, यहाँ पर दिया है राज्यपाल के नियुक्त के लिए आहार्यता। अगर ये पूछा जाता कि भाई राज्यपाल का प्रावधान वो 153 में है, लेकिन आहार्यता दिया है, योग्यता दिया है, तो आपका 157 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भैया राज्यपाल के बारे में यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से यहाँ पर जो आर्टिकल हैं वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए फिर बता डालिएगा कौन कौन सा आर्टिकल सही है। मिलान आपको यहाँ पर करना है भैया, ठीक है, आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा मिलान यहाँ पर सही दिया गया है। 116 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर दीजिएगा। तो देखिए 153 का संबंध है राज्यों का राज्यपाल से है, देखिए 4 हो जाएगा। 155 का संबंध ये आपके राज्यपाल की नियुक्ति से है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 158 में याद रखिएगा कि राज्य के पद के लिए जो शर्तें हैं वो आपका 2 हो जाएगा। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने का अधिकार किसको प्राप्त है। सत्रावसान करना मतलब बुलाना, है ना, उसे भंग करना, ये जो अधिकार है वो किसके पास है। तो ये अधिकार है, याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर ये राज्य विधानमंडल राज्यपाल हो जाएगा। यहीं पर अगर आपकी लोकसभा की बात होती है ना,
यहाँ पर तो आपका राष्ट्रपति हो जाता। यहाँ पर बात हो रही है राज्य विधानमंडल की, तो आप कहेंगे सर राज्यपाल, इसका आंसर राइट हो जाएगा आर्टिकल नंबर 174 के तहत। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है। यहाँ पर देखा जाए 118 नंबर में, तो आप कहेंगे सर संविधान की रक्षा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों आपका आंसर राइट हो जाएगा आर्टिकल नंबर 159 के तहत। याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आपकी शपथ दिलाते हैं, याद रखिएगा। या तो अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो जो भी सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होगा, वरिष्ठ होगा, वो शपथ दिलाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। बताना है कि भैया यहाँ पर देखिए ये जो आपके राष्ट्रपति है ना, राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो सौंपता है वो आपके राष्ट्रपति, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो राज्यपाल को कौन, तो भैया किसके प्रति जिम्मेदारी, तो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उल्लिखित किया गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह आर्टिकल नंबर 153 में देखो कहा गया है ना, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये आपको कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद आपका 163 में आएगा, किस में आएगा, 163 में आएगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि राज्यों में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर देखिए राज्यों में जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से आपके विधानसभा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है राज्यों की, तो आप कहेंगे सर उस राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल नंबर आपका 75 के थर्ड में ये आपका कहा गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से जो राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं है वो आपके चुनना है। देखो राज्य की कार्यपालिका में यहाँ पर राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, राज्य के मंत्रिपरिषद होगा, लेकिन राष्ट्रपति इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी जैसे मुख्यमंत्री हैं है ना, इनका जो कार्यकाल है वो होता नहीं है ना, होता नहीं है। अगर आपसे कहीं आप बड़े एग्जाम में पहुंच रहे हैं, IAS से तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर मुख्यमंत्री कोई कार्यकाल नहीं है। क्यों, क्योंकि जब मंत्रिपरिषद भंग होगी तो पूरी सरकार गिर जाएगी, तो फिर आपके मुख्यमंत्री 5 साल के लिए नहीं रहेंगे। तो इसलिए जब ऑप्शन में दिया है उस हिसाब से तो आप कहेंगे सर ये 5 वर्ष है ना। वैसे हमने बताया है कि इसकी कोई काल की सीमा नहीं है ना, इसमें कोई भी कार्यकाल की सीमा नहीं है। अगर पूछे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो आप कहेंगे सर राज्यपाल करता है। और याद रखिएगा मंत्री जो मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार यहाँ पर होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है, याद रखिएगा है ना। देखा जाए तो जब आपातकाल आता है उसके दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक की तरह कार्य करता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में मंत्रियों की शपथ का वर्णन किया गया है। मंत्रियों के शपथ का वर्णन किया गया है, ये जो आपका आर्टिकल नंबर 164 दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है कि मंत्रियों के शपथ का वर्णन है 164 हो जाएगा। वहीं पर जब बात आती है लोकसभा और राज्यसभा के मंत्रियों की बात होती है ना, तब आपके आर्टिकल नंबर 75 में मंत्रियों की शपथ से जुड़ा हुआ क्या है, प्रावधान आपका किया गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया, बाकी क्वेश्चन में ये साफ साफ नहीं जिक्र किया गया है कि यहाँ पर जो आपके हैं केंद्र के मंत्री हैं या राज्य के मंत्री हैं है ना। बाकी आपको साफ साफ दिया होता तो ये ऑप्शन न देकर सीधा सीधा आपको आर्टिकल नंबर 75 यहाँ पर दे दिया होता। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है। राज्य में मंत्रिपरिषद की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है। यहाँ पर देखिए 126 है और 126 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर मुख्यमंत्री आपका हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, याद रखेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि मुख्यमंत्री को कहाँ का सदस्य होना जरूरी है, तो राज्य विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 91 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों ये 2003 को पारित हुआ था। कब, 2003 को पारित हुआ था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए बताना है, यहाँ पर दिया है कि राज्य मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, विधानसभा के प्रति। किसके, विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य की बात हो रही है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता जो आते हैं वो किस में आते हैं, तो आर्टिकल नंबर 165 में यहाँ पर वर्णन किया गया है
कि राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, है ना, योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। जो महाधिवक्ता है वो राज्य सरकार को कानूनी सलाहकार देता है। जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करता है। जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य की मर्जी तक पद पर रह सकता है, राज्यपाल की मर्जी तक रह सकता है, याद रखिएगा, है ना। और अगर पूछे कि महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा तय किए गए जो पारिश्रमिक होते हैं वो मिलते हैं, अर्थात जो राज्यपाल तय करता है वही उसको क्या होता है, पैसे मिलते हैं, अर्थात उसकी सैलरी होती है। अगला है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा, तो आप कहेंगे सर राज्यपाल के द्वारा की जाती है ना। आर्टिकल नंबर 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, जो कि सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में आपका होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है। जब राज्य विधानमंडल की बात आती है तब आप कहेंगे सर यहाँ पर विधान परिषद होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। राज्य विधान, है ना, मंडल का उच्च सदन विधान परिषद, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। 132 को ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। 132 नंबर का जो ऑप्शन है आप कहेंगे सर 6 राज्यों में आपकी हैं, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपका उत्तर प्रदेश, है ना। तो इन राज्यों में 2 सदन होते हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद आपके होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। यहाँ पर देखा जाए तो न्यूनतम संख्या आपकी 40 होती है। कितनी होती है, न्यूनतम संख्या आपकी 40 होती है। इसलिए आपको आंसर देना है यहाँ पर क्या, आपको सी देना है। यह आर्टिकल नंबर आपका कौन सा होता है, 171 होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर बताना है। 134 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। हर 2 साल में विधान परिषद के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और विधान परिषद राज्य का ऊपरी सदन भी होता है, स्थायी सदन भी होता है, जिस प्रकार से राज्यसभा आपकी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य विधानसभा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। राज्य विधानसभा को अन्य किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राज्य विधानसभा है और विधानसभा है, इसका मतलब लोकसभा की जैसा होगा। तो जिस प्रकार से लोकसभा निचला सदन है उसी प्रकार से विधानसभा क्या है, निचला सदन है, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भैया विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, जिस प्रकार से लोकसभा का होता है। के लिए आपका वही आपका हो जाएगा कितना, 25 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, है ना, यहाँ पर राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं या प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। चलिए, तो आप कहेंगे सर राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा यहाँ पर चुने जाते हैं, है ना। जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है वो आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्य विधानसभा को 7वीं अनुसूची में वर्णित के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। चलिए, यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। राज्य विधानसभा को 7वीं अनुसूची में वर्णित के विषय में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। देखिए राज्य सूची में, हाँ, जब राज्य विधानसभा है तो राज्य सूची में आपका होगा, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियाँ होती हैं, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। तो यहाँ पर देखो राज्य विधानसभा को राज्य सूची में बताए गए विषयों पर कानून बना सकते हैं, है ना। राज्य सूची में क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के जो मामले होते हैं उसमें शामिल किया जाता है। राज्य सूची में कुछ आपके और भी होते हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था है, ग्राम पुलिस सहित आपकी होती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य अस्पताल, ये आपकी इसमें आपके होते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है विधानसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ये जो विधानसभा है इसकी संरचना का उल्लेख किया गया है, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 170 नंबर जो ऑप्शन है, 170 आर्टिकल है, यहाँ पर ये क्या है, राज्य विधानसभा है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको मिलान करना है कि सर यहाँ पर दिया है राज्य और विधानसभा की सीटें। अब आप ये बताइएगा कि जो विधानसभा की सीटें हैं, है ना, कहाँ पर आपके राजस्थान में वो कितनी हैं, तो यहाँ पर आपका 200 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में कितनी है, पंजाब में हो जाएंगी इतनी 17 हो जाएंगी, तो यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 2 हो गया। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में कितनी है, तो आपकी 40 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। पुदुचेरी में कितनी है, तो आपकी 30 है, तो यहाँ पर कहेंगे सर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो गया बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है। चलिए, भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 124 का जो संबंध है वो आपको बताना है। 141 में क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या आप कितनी निर्धारित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो आपकी 34 है। कितनी है, 34 है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया था। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ये इनका नाम है MC सीतलवाड़ हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया है वो आपका ए हो जाएगा, MC सीतलवाड़। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो आपके थे इनमें से कौन थे। दोस्तों याद रखिए, इनका नाम है हीरालाल जे कानिया। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हीरालाल जे कानिया इसका आंसर राइट हो जाएगा। और ये कब से कब तक रहे थे, तो 1947 से लेकर 1950 तक आपके रहे थे, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करना या नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है। ये जो नियुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिए, चाहे आपके हाई कोर्ट के हों चाहे आपके सर्वोच्च न्यायालय हैं, उनके न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, याद रखिएगा। बाकी अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट का जो नियुक्त किए जाते हैं उनको शपथ आपके कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल दिलाते हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु निर्धारित की गई है वो आपकी 65 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 का संबंध किससे है। चलिए, यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय, अर्थात यह जो आपका हाई कोर्ट होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं, आपसे पूछा गया है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं, आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं, 25 हैं, इसका आंसर देना है। चलिए बताइएगा, सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है, जो 25वें नंबर का बना है वो आपका है कौन सा, ये बताइएगा। चलिए, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है ना, ये अमरावती में बना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है, अर्थात जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनकी सेवानिवृत्त आयु जो होती है वो कितनी होती है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा कितना, 62 वर्ष होता है। कितना होता है, 62 वर्ष। ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है। चलिए बताना है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की जो प्रधान पीठ है वो आपकी कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो 150 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अमरावती में है। अभी हमने बताया भी था कि आंध्र प्रदेश का कहाँ पर है, अमरावती है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 148 का संबंध है वाकई किससे है। अनुच्छेद 148 का संबंध बताना है, 148 का। तो देखो हमने बताया था भारत को जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 148 का संबंध किससे है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जो कैग है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। कैग की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पर देना है। तो कैग जो होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वो आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। याद रखिएगा, कैग का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो इनका जो कार्यकाल 6 या 65 वर्ष होता है। ऑप्शन आपका भी बनेगा। भाई ये बताना है कि भारत के प्रथम जो आपके कैग थे वो आपके कौन थे। चलिए, भारत के प्रथम कैग जो थे वो आपके कौन थे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। चलिए, यहाँ पर देखा आपका आंसर क्या है 154 में, तो 154 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर सी नंबर है। याद रखिएगा, वी नरसिम्हा राव है ना, कौन है, तो आप कहेंगे सर वी नरहरि राव, नरसिम्हा नहीं है, वी नरहरि राव हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका सी बन जाएगा, राइट। आगे बढ़िएगा। सॉरी, कि भारत के वर्तमान कैग आपके कौन हैं। चलिए, भारत के वर्तमान कैग कौन हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और ये 14वें नंबर के आपके हैं, याद रखिएगा। 2020 को इन्होंने ये पदभार आपका संभाला था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का आधार क्या होता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियाँ हैं इनका विभाजन हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भारत शासन अधिनियम जो आपका 1935 है ना, भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का या विषय का बंटवारा किया गया है।
यहाँ पर देखा जाए तो भैया केंद्र और राज्यों के बीच जो विषय है इनके बंटवारा किया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी अनुसूची कौन सी है, तो आपकी यहाँ पर देखा जाए तो 7वीं अनुसूची है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुसूची 7 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 7वीं के तहत विषयों का बंटवारा संघ में भी है, राज्य में भी है और समवर्ती में है, मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंतर राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखिए अंतर राज्यीय जो परिषद है ये आर्टिकल नंबर आपका 263 होता है, इसके तहत राष्ट्रपति के आदेश से अंतर राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। देखा जाए तो राष्ट्रपति को लगता है कि परिषद की स्थापना से सार्वजनिक हित होगा तो वह इसकी स्थापना कर देता है ना। ये गैर संवैधानिक संस्था है, याद रखिए गैर स्थायी संवैधानिक संस्था है, इसको भी याद रख लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इसके सदस्य में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसमें होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जो होते हैं उनके उसमें विधान नहीं है ना। तो ये जो होती है इसमें आपके होते हैं गृह मंत्री सहित 6 कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो भी इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो किया गया था यह आपके 1966 में किया गया था। कब किया गया था, 1966 में किया गया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने किया था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो किया था मोरारजी देसाई ने किया था। अगला दिया गया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2005 में किया गया था, ठीक है, 31 अगस्त 2005 में यहाँ पर किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आपकी वीरप्पा मोइली ने किया था। किसने किया था, वीरप्पा मोइली ने किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रमुख सुझाव क्या हैं। याद रखिएगा कि जैसे अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करना, राज्यों को अधिकतम शक्तियाँ दी जाएँ, केंद्र पर निर्भरता कम की जाए, ये सब आपका काम किसका है, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सरकारिया आयोग के अध्यक्ष आपके कौन थे। सरकारिया आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है और सरकारिया आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे, तो यह सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन है, तो आपके रणजीत सिंह साकरिया थे। रणजीत सिंह साकरिया इसका आंसर जो आपका भी दिया गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इनका कार्य जो होता है वो केंद्र राज्य के संबंध में जो शक्ति संतुलन है उसकी संस्तुति देना इनका कार्य होता है। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था। पुंछी आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था, 2007 में किया गया था, ठीक है, 27 अप्रैल 2007 में किया गया था। और उस समय भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे मदन मोहन पुंछी थे। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में यहाँ पर किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था। याद रखिएगा ये है आपके सरकारिया आयोग है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के गठन का सुझाव जो दिया वो सरकारी आयोग ने दिया, तो ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि अंतर राज्य परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। अभी हमने बताया कि सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किया गया था, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के तहत स्थापना की गई थी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अंतर राज्य परिषद का प्रथम बैठक कब हुई थी। तो हमने कहा जब 90 में स्थापना है तो उसी के समय लगभग यहाँ पर हो जाएगा, तो 10 अक्टूबर 1990 यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि अंतर राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। ये बैठक आपके प्रधानमंत्री करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि अंतर राज्य परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होती है। ये बैठक याद रखिएगा एक वर्ष में 3 बार होती है ना, कम से कम 3 बार होती है। बाकी हर चीज़ें आपकी 2 बार होती हैं, लेकिन जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसकी बैठकें साल में कम से कम 3 बार आपकी होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अध्यक्षता कौन करता है, तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री करते हैं, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतर्राज्य परिषद का पुनर्गठन कब किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 19 मई सन 2022 को अंतर्राज्य परिषद का जो आखिरी बार पुनर्गठन हुआ है 19 मई 2022 को किया गया था। और इस परिषद का जो गठन है संविधान का 263 है ना, 263 के तहत यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है नीति आयोग नामक संस्था किस आयोग के स्थान पर आपकी बनाई गई है।
तो नीति आयोग जो आया है वो आपकी योजना आयोग के आधार पर आया है। जब एनडीए सरकार 2015 में आई तो उन्होंने योजना आयोग की जगह ले लिया, है ना, और कहा जा कि शीर्ष डाउन मॉडल मतलब उसको तैयार करना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये संस्था कैसी है, तो जिस प्रकार से वो गैर संवैधानिक थी तो ये भी क्या है, गैर संवैधानिक है। इसका कार्य क्या होता है, तो थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करना यहाँ पर इसका कार्य होता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है और दिया गया है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को की गई थी। याद रखिएगा, नीति आयोग को भारतीय, है ना, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, अर्थात यहाँ पर नीति आयोग के नाम से यहाँ पर जाना जाता है कि क्या हुई थी भाई, इसकी बैठक हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपके कौन थे। चलिए, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो आपका बनेगा वो आपकी कौन है, सिंधु श्री खुल्लर। कौन है, सिंधु श्री खुल्लर जो आपके हैं। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, अरविंद पनगाड़िया मत लगाइएगा, ठीक है, अभी आपको मिलेगा भी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीति आयोग का पूरा नाम बताना है। चलिए, नीति आयोग का पूरा नाम बताना है। तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन, है ना, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। यहाँ पर देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, मतलब ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो आपका 280 है, इसका संबंध किससे है। चलिए, आर्टिकल नंबर 280 दिया गया है और 280 का जो संबंध है वो आपकी किससे है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, वित्त आयोग से संबंधित है ना, वित्त आयोग से संबंधित है। यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर और प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर यहाँ पर इसका आदेश या समझ देते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था, तो 1951 में किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर 1951 को किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है गठन, है ना, क्या दिया है, गठन दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और पहला वित्त आयोग जो आपका बन गया था 52 में। तो आप कहेंगे सर इसका जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके केसी नियोगी थे। कौन थे, केसी नियोगी थे। और एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। वित्त आयोग को हर 5 साल में, है ना, 5 साल में नियुक्त किया जाता है। जो वित्त आयोग होता है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध को परिभाषित करता है। ठीक है ना। यहाँ पर दिया है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके कौन हैं। चलिए यहाँ पर बताना है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। 15वां नहीं पूछा है, 15वें NK सिंह थे, लेकिन यहाँ पर 16वें कौन हो गए हैं, तो आपके अरविंद पनगाड़िया। ठीक है, अरविंद पनगाड़िया इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि अनुसूचित जाति आयोग जो आपका है ये है क्या। तो ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है ना, याद रखिएगा। जो आपका ये है एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। ये जो प्रावधान है वो आपके 65 नंबर का जो संविधान संशोधन है 1990 में यहाँ पर किया गया था। याद रखिएगा कि अनुसूचित जाति के लिए आयोग से जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो आपका 338 है। कौन सा है, 338 है। और यहाँ पर देखा जाए तो अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोगों का गठन कब किया गया था। अब इनके लिए अलग अलग आयोगों का जो गठन किया गया था 2003 में किया गया था। कब किया गया था, 2003 में किया गया था। अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और नया आर्टिकल 338 का जोड़ दिया गया, है ना। और ये जो 338 का है वो आपके 89 नंबर का संविधान संशोधन में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 338 का ए है इसका संबंध किससे है। चलिए 182 नंबर है, 182 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अनुसूचित जनजाति से है। किससे है, अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसके जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। याद रखिए, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, मतलब 5 लोग होते हैं
और राष्ट्रपति इनकी सेवा और शर्तें और कार्यकाल भी तय करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, जो आपके संविधान संशोधन 2008 में हुआ था, है ना। तो आप कहेंगे सर एनसीबीसी का जो गठन हुआ था, अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ था, वो 102 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, और कब हुआ था, 2018 में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, जो आपका 338 का खा दिया गया है, या हम लोग 338 का बी भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कितना होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था 1992 में, 31 जनवरी 1992 को किया गया था, और ये भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत यहाँ पर किया गया था। और देखा जाए तो आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो आपके जयंती पटनायक, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी वो आपकी कौन थी, जयंती पटनायक थी दोस्तों, याद रखिएगा। आयोग का काम क्या है कि महिलाओं को प्रभावित करके, है ना, करने वाले जो आपके नीतिगत मामले हैं उन पर सरकार को सलाह देना ये आपका होता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चलिए फटाफट जवाब देते रहिएगा। यहाँ पर दिया गया है 188 में, तो आप कहेंगे सर केंद्र सरकार हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा, तो यहाँ पर याद रखिए केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि परिसीमन आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। परिसीमन आयोग को हम लोग सीमा आयोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सीमा आयोग के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन, तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि परिसीमन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए, परिसीमन आयोग के अध्यक्षता जो करता है वो आपका उच्चतम न्यायालय का जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है, जिसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं जिनको रिटायरमेंट मिल जाता है ना, वो क्या होते हैं, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पर जो न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में यहाँ पर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। किसके आए, तो कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि अब तक गठित परिसीमन आयोग की संख्या कितनी है। याद रखिएगा 4 है। कितनी है, मतलब भारत में ऐसे परिसीमन आयोगों का गठन 4 बार किया गया है। एक 92 में किया गया था, है ना, और फिर 63 में हुआ था, फिर 73 में हुआ था, 2002 में हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाए आपका बी नंबर, 2007 में की गई थी। कब की गई थी, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की जो स्थापना है मार्च 2007 में की गई थी, याद रखिएगा। और ये अधिनियम कौन आया था, तो 2005 के अधिनियम के तहत यहाँ पर की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। ये नियुक्ति होती है आपकी केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, तो आपकी केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति कब हुई थी। 194 नंबर दिया गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति कब हुई थी। 194 का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर वर्ष 1941 को हुई थी। कब हुई थी, वर्ष 1941 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई, उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपना लोकप्रिय नाम कब मिला था। इसको अपना लोकप्रिय नाम मिला था 1963 को। कब मिला था, 1963 को, याद रखिएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो कि गृह मंत्रालय, है ना, जो आपका डेट है वो आपकी 1963, इस भी आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संस्थापक निदेशक आपके कौन थे। यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका सी नंबर है, ये आपके डीपी कोहली। कौन थे, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो, है ना, ये जो आपका केंद्रीय अन्वेषण मतलब जांच, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो संस्थापक निदेशक हैं वो आपके डीपी कोहली थे। डीपी कोहली जो कि 1963 से लेके आपकी 1968 तक सीबीआई का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उद्यम निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठता नामक आदर्श है क्या।
ये जो आदर्श है वो आपकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का है ना, किसका है? तो आपका आंसर बनेगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो आपका है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या? यहाँ पर देखिए ये गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? ये गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। जिस प्रकार से योजना आयोग होता है उस प्रकार से ये भी राष्ट्रीय विकास परिषद आपका है, याद रखिएगा। इसमें देखा जाए तो आपके जैसे प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि हो गए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, है ना। तो इस प्रकार के इसमें सदस्य आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पर याद रखिएगा भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो एनडीसी की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। कब हुई थी? तो आपकी 1952 को हुई थी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संसद की प्रमुख समितियां आपकी कौन सी हैं? भारतीय संसद की प्रमुख समितियां पूछा गया है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है 200 नंबर में, वो ऑप्शन डी बनेगा, उपयुक्त में से सभी। अर्थात वित्तीय समिति है, स्थायी समितियां हैं, तदर्थ समिति है ना। आपका अगला क्वेश्चन दिया है लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि लोक लेखा समिति की स्थापना जो आपकी है वो आपकी कब हुई थी, इसका ऑप्शन दीजिएगा। चलिए तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 201 में से। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ गया है वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वर्ष 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर वर्ष 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना हुई। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्य होते हैं, याद रखिएगा 22। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। इसमें से 15 जो आपके होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, 7 जो होते हैं वो आपके राज्यसभा से नामित किए जाते हैं, याद रखिएगा। और ये एक वित्तीय समिति है, ये एक वित्तीय समिति है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 1964 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कुछ विशेष अस्थायी उपबंध किए गए थे। ये जो अस्थायी उपबंध किए गए थे भाग 21 के तहत किए गए थे। भाग 21 के तहत ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा में कब पेश किया गया था? ये राज्यसभा में पेश किया गया था 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया। इसे उसी दिन राज्यसभा ने पारित भी कर दिया, मतलब इसी दिन पारित कर दिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ? 6 अगस्त को कहाँ पर भेजा गया? आपके कह सकते हैं कहाँ पर भेजा गया? तो आपके लोकसभा में भेजा गया और इसे पारित कर दिया। फिर नया डेट आता है 9 अगस्त। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी हो गई और जब मंजूरी मिल गई तो ये विधेयक क्या हो गया? लागू हो गया। तो डेट अगर पूछे तो आप कहेंगे सर 5 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त, है ना। इससे आपको याद रखना है। और आर्टिकल नंबर जो आपका 370 था, है ना, उसको निरस्त कर दिया गया। इस अधिनियम में 103 धाराएं शामिल हैं। कितनी? 103 धाराएं इसमें शामिल हैं। तो आप कहेंगे सर इस अधिनियम ने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया, है ना। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया था, याद रखिएगा। यहाँ पर तो आप कहेंगे सर कौन सा विधेयक आपका है? 2019 वाला है और ये 31 अक्टूबर 2019 को यह अधिनियम लागू भी हो गया था राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो वही ढेर सारे अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या है? तो आप कहेंगे सर 2 भागों में विभाजित किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? तो अभी मैंने तैयार लागू होना 31 अक्टूबर 2019 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटें कितनी आपकी हैं? लोकसभा की सीटें पूछे तो आपकी 5 सीटें हैं। कितनी हैं? 5 सीटें हैं। ठीक है। अगला है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? चलिए यहाँ पर बताना है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे सर 1926 में। कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। ये जो आपका अधिनियम आया था 1919 की धारा 96 के तहत आपकी की गई थी। तो इसका आंसर आपका बनेगा कौन? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 315 है इसका उल्लेख जो किया गया है, ये जो उल्लेख है वो आपके किसमें? लोक सेवा, इसके बारे में है, लोक सेवा आयोग के बारे में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर देखिए 210 दिया है और 210 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों याद रखिएगा राज्यपाल के द्वारा होती है, क्योंकि ये राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है।
अगला दिया गया है कि भारत में लोक सेवाओं का जो जनक कहते हैं वो किसे कहते हैं। चलिए, भारत में लोक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो लोक सेवाओं का जो जनक है वो आपके कार्नवालिस को कहा जाता है। किसको, मतलब भारत में जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा वही हो गया लोक सेवा, तो भैया इसका जनक लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है ना। याद रखिएगा, कार्नवालिस ने सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकरण किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद जो 324 है इसका संबंध किससे है। ये तो आप लोग परिचय होंगे इससे बहुत अच्छी तरीके से। तो आप कहेंगे इसका संबंध आपके निर्वाचन आयोग से है। मतदाता दिवस कब मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। कब मनाते हैं, 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। चलिए, यहाँ पर देना है 215 नंबर में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिए, राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति, इसका आंसर आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था। 61वां संविधान संशोधन बताना है, ये किस वर्ष लागू हुआ था। 1989 में लागू हुआ था। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था। ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग हुआ था 1982 में। कब हुआ था, 1982 में यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1999 के चुनाव में भाग में करण के लिए हुआ था और पहली बार पूछा गया है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई। उन्नीस सौ 92 का अधिनियम था। बयासी, ठीक है, हाँ सही है। यहाँ पर देखिए 1982 में पहली बार ईवीएम के इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ पर 217 नंबर है, तो 217 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है। ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, तो जब ग्राम सभा है तो आप कहेंगे सर जो आपके सरपंच होते हैं, कौन होते हैं, ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं, इनकी अनुपस्थिति में जब ये नहीं होते हैं तो आपके जो ग्राम के मुखिया होते हैं उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या बताना है। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित विषय जो आपके हैं वो आप कहेंगे कितने हैं, तो आपके 29 विषय हैं। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 220 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 74 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो आपकी शहरी निकाय से संबंधित है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि ग्राम पंचायत के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। पहला ऑप्शन है किसी गांव की 7000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। यहाँ से आपका यही गलत हो गया है। बाकी 1000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर 2/3 वार्ड होंगे, इसमें सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच तथा ग्राम विकास अधिकारी होंगे, उपयुक्त में सभी। तो ये गड़बड़ है आपका, कौन सा, ए नंबर आपका गड़बड़ है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि जो पंचायती राज विषय है ना, ये जो पंचायती राज विषय है वो आपका कैसा है, ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, बी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भैया पंचायत समिति का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है। चलिए बताइएगा, पंचायत समिति का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से है क्या, 223 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, खंड विकास अधिकारी। कौन होता है, खंड विकास अधिकारी होता है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। एक बार और चेक कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिएगा। इस वाले में थोड़े से अच्छे से करिएगा, ऊपर गूगल वाला में चेक करिए और थोड़ा चेक करिए और पहले जाइएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें से आपने जो देखा है गूगल में उसको क्या कह रहा है, दोनों में अंतर देखना। ठीक है, वो लोकसभा चुनाव था या राज्यसभा चुनाव था या इसके पहले चुनाव था। ठीक है, पूरा देख लिया करो तब क्या करो, हमने चेक कर लिया था। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि ग्राम सभा की जो गणपूर्ति होती है वो कितनी होती है। चलिए दिया है ग्राम सभा की जो गणपूर्ति की कब कितने में होती है, 224 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/10 होती है, जिसे हम कोरम कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कोरम कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, शायद से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में शायद नहीं लगाते हैं। अगर शायद होता है तो हम गोरा लगा देते हैं। आपके शायद बोलने से हम यहाँ पर नहीं कुछ करेंगे, हमें शायद होगा तो हम गोरा लगा देते हैं। आपके शायद बोलने से ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन का आंसर पलट देंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। यहाँ पर दिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो दिया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा अनुच्छेद जो 368 है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, 368 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का जो आपका 44 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, यह अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था।
तो आप कहेंगे सर ये जो आपका हटाया गया था ये आपका संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सही जवाब आया है कि कंप्लीट इलेक्शन 1999 में हुए थे और फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया था 1982 में आया था, है ना। अब सही जवाब आया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए थोड़ा ध्यान दिया करें, गूगल भी करो तो कम से कम 2-4 साइट में देख लिया करो कि अगर सर रुके थे और सर अगर रुके हैं क्वेश्चन में तो इसका मतलब है लफड़ा ज़्यादा होगा, छोटा मोटा लफड़ा नहीं होगा। और इस लफड़े में देखना पड़ेगा हमको क्या, सबसे पहले सर की आंसर की देखना पड़ेगा कि सर ने तो गलती नहीं कर दिया है किताब में। दूसरी बात हमको गूगल में देखना पड़ेगा, तो हमको तो सब कुछ सॉल्व करना है, सर की बुक को भी देखना है और आपकी गूगल को भी देखना है और आपको भी देखना है, ठीक है ना। चलिए देखो दिया गया है कौन से संविधान संशोधन के तहत वस्तु और सेवा कर अर्थात जो जीएसटी है तो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 101 नंबर का जो आपका संशोधन था, मतलब ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान में होने वाले जो 97 नंबर का संशोधन हुआ था, है ना, ये सरोकार जो हुआ था वो किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा है सहकारी संस्थाओं के गठन से और उसके कार्य से जुड़ा है, अर्थात 97 नंबर का संशोधन है सहकारी संस्थाओं के गठन उसके कार्य से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था, यहाँ पर 229 दिया गया है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जो आपका 52 नंबर का संविधान संशोधन है, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और आजकल तो ये संविधान संशोधन कोई मतलब ही नहीं है, कोई भाजपा में आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पलटू राम कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं, है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है, ये संशोधन जरूर हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा 121 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ है वो याद रखिएगा, जो आपकी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया, ऑप्शन ए बनेगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानते हैं और ये जो जाना जाता है वो आपका 106 नंबर का जो संविधान संशोधन है, ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सूचना के अधिकार को सर्वप्रथम मांग कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। बताना है कि सूचना के अधिकार की सर्वप्रथम मांग जो हुई थी ये कहाँ पर प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों ये राजस्थान में प्रारंभ हुई थी, राजस्थान, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति होती है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने पर आवेदन के साथ कितने रुपए की फीस भी देनी पड़ती है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो अगर सूचना आप लेते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा 10 रुपये होते हैं, कितने, आवेदन की फीस आपको कितने रुपए भरना है, 10 रुपये भरना है, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। फिर से पढ़िएगा कि अगर यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। दोस्तों 30 दिनों के भीतर, ऑप्शन आपका डी बनेगा 30 दिनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्वीडन में सर्वप्रथम किस वर्ष संविधान के अंतर्गत आप मैन की स्थापना की गई थी। चलिए यहाँ पर देना है कि स्वीडन में सर्वप्रथम किस वर्ष संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई थी। ये नया क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये नया क्वेश्चन है। याद रखिएगा स्वीडन में जो संविधान है, स्वीडन का जो संविधान है उसमें अबुड्समान की व्यवस्था की गई, जो कि जो अदालत होते हैं और लोक सेवक होते हैं, इनके द्वारा जो कानून होता है, विनिमय होते हैं, उनके उल्लंघन से संबंधित आपका ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किसके नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन चलाया गया था। 238 को ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये अन्ना हजारे थे, है ना, आप तो बिल्कुल गायब हो गए हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन चलाया गया था, अन्ना हजारे, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, जब आंदोलन चल रहा था। अभी 5 मिनट बाद करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 कब से लागू किया गया था। लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 में भारत में कब लागू किया गया था।
यहाँ पर 239 है, इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 भारत में लागू किया गया, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लोकपाल अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। लोकपाल अध्यक्ष व सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो याद रखिए 5 वर्ष या 70 वर्ष। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष आपके कौन थे। चलिए यहाँ पर बताना है, कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष जो आपके थे वो आपके कौन थे। तो ये आपके पिनाकी चंद्र घोष हैं। पिनाकी चंद्र घोष ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो आपका है ये कब जारी किया था। ये पत्र जो आपका है याद रखिए 10 दिसंबर 1948 को, है ना। इसका जो आंसर है वो भी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो मानव अधिकार हैं इनके सार्वभौमिक घोषणा पत्र पर यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 को। कब? 12 अक्टूबर 1993 को याद रखिए इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। याद रखिएगा 3 वर्ष, है ना, और यहाँ पर 70 वर्ष। 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शामिल कौन से हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये बहुसदस्यीय आयोग है। क्या है? ये बहुसदस्यीय आयोग होता है। याद रखिएगा, आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो अध्यक्ष का पद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त है मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यहाँ पर दिया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। एक अध्यक्ष और 5 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और 5 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे। 246 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रंगानाथ मिश्रा। कौन थे? याद रखिए ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगानाथ मिश्र थे। याद रखिएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो भाग 18 है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है आपके किससे? आपातकाल से है। किससे है? आपातकाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि आपके आपातकाल जो लिए गए हैं वो आपकी जर्मनी से लिए गए हैं। कहाँ से? तो आपकी जर्मनी से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद कौन से है। राष्ट्रीय आपातकाल किस में है? तो आप कहेंगे 352 में है। राज्य में जो आपातकाल लगता है ना, राष्ट्रपति शासन होता है 356 में है। यहाँ पर 360 में होता है वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। देखो राष्ट्रीय आपातकाल अपने भारत में 3 बार लगा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है। जब राज्य पर संवैधानिक, है ना, तंत्र विफल हो जाता है तब आपका राष्ट्रपति शासन होता है, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वरीयता क्रम के अनुसार सबसे शीर्ष पर पदाधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों ये आपके कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, नंबर 1 में होते हैं और आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वरीयता क्रम के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का क्रम किसके बाद आता है। जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं इनका जो क्रम आता है वो किसके बाद आता है। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इसका जो आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, फिर भारत के उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, है ना। सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, ये क्रम इस प्रकार से चलता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा क्षेत्रों के लिए परिसीमन से संबंधित है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद आपका 82 है, अनुच्छेद 82 है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में लोकायुक्त संस्था की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी। भारत में लोकायुक्त संस्था की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। चलिए बताना है, सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी। चलिए इसका जवाब दे दीजिएगा। इसका जो आंसर आपका है वो आपका क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, जो आपकी पॉलिटी की है। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन हमने, चलिए